डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2। मुझे बहुत मैसेज मिले हैं आपके कि सर आप जल्दी लेके आए, इसलिए आज बैक टू बैक ये दूसरे वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज ही फोर्थ सेमेस्टर के भी एक सीपी के पेपर को मैंने एनालाइज किया है। आपको पता है कि पिछले साल ऑलरेडी ये पेपर एनालाइज्ड है, तो मेरी सलाह होगी कि उसको भी एक बार सुन ले। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बात किया है, आज मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। दोनों वीडियो मिला के देखिए, आज में आपको एक और साल का पेपर मिल जाएगा, लेकिन एनालिसिस और जो मेरी थॉट है वो तो वही रहेगी जो पिछले वीडियो में थी, तो क्यों ना उसको भी आप देख लीजिए। आई होप कि आप उस वीडियो को अब तक आपने एक बार देखा होगा, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 इयर्स पेपर 2022, 2021, 2020, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 सेमेस्टर 6। ये है सिलेबस। अभी मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि पिछले बार मैंने काफी इसमें बोला था। केवल ये कि देखिए, सब में एक पूंछ जुड़ा हुआ है, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर उस थिंकर के बारे में केवल एक ही चीज पे आपको फोकस करना है। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय का राइट्स, पंडिता रमाबाई का जेंडर। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाउ सी रेज द जेंडर इशू इन द 19th सेंचुरी कॉन्टेक्स्ट, इस टाइप का। What is the concept of ideal society as given by Vivekanand? Critically analyze. What is the notion of Gandhi जी स्वराज? तो मतलब जो क्वेश्चन है बस इसी थीम को बस इज आर और भर लगा करके बनती है, इतना ध्यान दीजिए। What is Savarkar's idea of Hindutva? Critically analyze like this. Nehru's view on secularism, how it is different from Gandhi's secularism and like that. लास्ट मिनट टिप में मैं ये बताना चाहूंगा, जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि 11 थीम थिंकर हैं, लेकिन क्वेश्चन केवल 8 आते हैं। इनफैक्ट 7 ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिक्स रहता है, नोट्स रहता है। तो आप देख सकते हैं कुछ थीम को ये छोड़ देते हैं, जैसे कि इस बार आप 22 में देखेंगे कि इन्होंने टैगोर को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, और बाकी इकबाल, सावरकर, इन सब से इन्होंने कुछ नोट्स दिए हैं, नेहरू से भी नोट्स दिए हैं। तो आप को कोई नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब बेटर है कि कुछ मत छोड़ें, क्योंकि जो छोड़ेंगे पता लगा यदि उसको उन्होंने भी छोड़ दिया तो दिक्कत होगी। वैसे मैं आपको टिप्स दे सकता हूं कि आप देखिए, लोहिया, इकबाल और टैगोर, इन तीनों को आप सेफली छोड़ सकते हैं। चाहे तो इनको बिल्कुल बिल्कुल मत पढ़िए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, 8 बन जाएंगे। और कुछ को बिल्कुल आप कभी ना छोड़िए, मतलब जिसको नहीं छोड़ना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से सावरकर जरूर पढ़ लीजिए, सावरकर पढ़ लीजिए। और उसके बाद विवेकानंद जरूर, मतलब डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। एंड जो इंट्रो टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो जरूर पढ़ लीजिए। और कौन थिंकर बन जाते हैं, गांधी जी का स्वराज डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, अंबेडकर डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। इन सबको मत छोड़िएगा। वैसे और सिलेबस लिखे, बस इन तीनों पे आप नोट आएंगे तो आप उसको जो है छोड़ भी सकते हैं। इवन पंडिता रमाबाई जो है वो कई बार तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कई बार उसको नोट में भी दे देते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। आईपीटी में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। यदि ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि विवेकानंद आइडियल सोसाइटी रिफ्लेक्टेड हिज ह्यूमनिस्ट थॉट डिस्कस, या इस बार जो 2022 में पूछ दिया कि गांधी के स्वराज को डिस्कस करें ए जे परेल के आर्टिकल के बेसिस पे या उनके व्यू पे। देखिए, ए जे परेल की जो आर्टिकल है या बुक है गांधी पे, वो आपके रीडिंग लिस्ट में थी। आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं कि ए जे परेल ने क्या कहा है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो सभी लोगों ने कहा है। इसलिए आप सिंपली उसको अनट्विस्ट कर सकते हैं कि गांधी जी के स्वराज के आइडिया को क्रिटिकली एनालाइज करें। तो इस तरीके से जो ट्विस्टेड क्वेश्चन लगते हैं उसको अनट्विस्ट कर लीजिए। और सोशल साइंस में क्या होता है कि आप अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं, मतलब यदि थीम यहां है तो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए भी आंसर बहुत ब्यूटीफुल होता है। कोई एग्जैक्ट कुछ होता ही नहीं सोशल साइंस में, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर लिखिए। कुछ ऐसी बात मत लिखिए जो कि बिल्कुल चुभ जाए। जो उसमें बातें कही है वो स्टैंडर्ड हो, भले ही आप थीम के अगल बगल घूम रहे हैं, बिल्कुल बुल्स जो आई है उसको हिट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्जन पढ़ने से कई बार क्वेश्चन अनट्विस्ट हो जाते हैं, कई बार बहुत बार पढ़ने से भी अनट्विस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। और लास्ट मिनट टिप्स देखें तो मैंने सभी थीम पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको 5-6 बार जरूर देखिए। पहली बार जो है बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार उसको 1.25, फिर 1.5, 1.75, 2 ऐसे करके देखेंगे तो आपका पौने घंटे का मान लीजिए वीडियो है, तो वो आप 15 मिनट में देख लेंगे। एंड जो इसकी आईपीटी की 2 की जो गाइड है, आई होप कि आपने अब तक यहाँ से डाउनलोड कर लिया होगा। यदि नहीं किया है, एट नॉमिनल कॉस्ट
तो कर लीजिए। इवन एक रात में भी आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। उसको कम से कम 5-6 बार मैं लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ 6 से 7 बार जरूर पढ़िए। और ऐसे ही जैसे ब्राउज करते हैं, इतनी तेजी से पढ़िए कि लास्ट रीडिंग जो है वो 15-20 मिनट में हो। और गेस जो है वो इंटेलिजेंटली कीजिए, गेस करना चाहिए इस तरह के ऐसे क्वेश्चन में। और ब्रीफ में लिखिए, मतलब कितना, 800 वर्ड से अधिक मत लिखिए, कभी मत लिखिए। अब कम लिखने का दौर है और कम लिखने को पसंद किया जाता है, लेकिन सोच विचार के लिखिए। पैराग्राफ में लिखिए, मतलब इस टाइप से पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में छोड़िए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। इस तरह से चीज़ों को आप टेबल भी बना सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, बुलेट भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखिए कि दूर से ही नजर आए, दूर से पेपर को देखने पे ब्यूटीफुल लगे, तो टीचर उसको जो है पढ़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, टीचर कभी पूरे आंसर शीट को नहीं पढ़ते हैं, वो 2-4 लाइन बीच बीच में देखते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट क्या लिख रहा है, क्योंकि वो सैकड़ों कॉपी देखते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड लिखिए, स्टैंडर्ड फ्रेजेज यूज कीजिए, स्टैंडर्ड वर्ड यूज कीजिए, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, तो उसको वो पकड़ लेगा कि यस, ये सही लिख रहा है। यदि आप बहुत अलग टाइप का लिखेंगे तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जामिनर पढ़ते हैं नहीं। और यहां से फिर से मैं बोल रहा हूं कि गाइड को डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए यदि हम लोग चैप्टर वाइज एनालाइज करें पास्ट 3 इयर्स पेपर को, तो इंट्रोडक्शन जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का था, यहाँ देखिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस 2 साल में क्वेश्चन है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और यहाँ पे देखेंगे 2020 में तो एक कॉन्टेक्स्ट पूछा है कि जो ये पूरी जो डेवलपमेंट हुआ है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, वो कोलोनाइजेशन के साय में हुआ है। सो कोलोनाइजेशन प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कमेंट। ये तो बिल्कुल मैंने अपने, ये दोनों ही मैंने अपने वीडियो में भी और एग्जाम गाइड में डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे क्या डिस्कस करें, लेकिन फिर भी मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बोला है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का कुछ जो फीचर बहुत स्पष्ट दिखता है कि ये डेवलप किया गया था जनरली प्रैक्टिशनर पॉलिटिशियंस के द्वारा, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, ये लोग प्रैक्टिशनर थे। केवल यदि आप टैगोर को छोड़ दीजिए, इवन सावरकर भी प्रैक्टिशनर पॉलिटिशियन जैसे थे, लोहिया प्रैक्टिशनर थे। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा उस टाइप का थ्योरेटिकल डेप्थ नहीं है, जैसे कि आप कांत का और रॉल का इस टाइप का देख सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा है कि ये बहुत सिंक्रेटिक नहीं है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो है 2 धारा चली गई, एक हिंदू धारा और एक जो है वो मुस्लिम की धारा हो गई। तो जैसे पहले कबीर या पहले देखेंगे श्रमणिक टाइप के जो 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 सिंक्रेटिक थी, क्योंकि उस समय में इंडिया मतलब पर कोई ऐसा रिलीजियस जो है वो पराभव नहीं हुआ था, मतलब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था। लेकिन बाद में जो मुस्लिम शासन और अंग्रेज शासन ने ये हिंदू जो हमारे कौम था उसको सहमा दिया एक तरीके से, और हम इन्फीरियर फील करने लगे कि क्या हमारे ऊपर दूसरे कौम या दूसरे रिलीजन के लोग शासन करते हैं, उससे क्या कमी है। उसके चलते थोड़ी रिवाइवलिस्ट हो गई इंडियन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सिंक्रेटिक नहीं रही, मतलब सिंथेटिक जिसको बोलते हैं वो नहीं रहा। खास करके एक धारा जिसको हम नेशनलिस्ट या आइडियलिस्ट धारा कहते हैं। कुछ जो एक गांधी, नेहरू, इन सब की तो सिंथेटिक रही, उनमें वो कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिला भी है। तो ये भी एक फीचर दिखता है। और इस तरह के तमाम जो फीचर्स हैं, जैसे कि ये कॉलोनियलिज्म के साए में ये डेवलप होता है, ये है मॉडर्निटी से इसका जो है एक अजीब टाइप का नाता है। कुछ जो हमारे थॉट, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्निटी को बिल्कुल निगेट करते हैं। इवन गांधी जी भी कुछ जो है बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लाइक राजा राम मोहन राय। कुछ जो है बीच बीच का मार्ग जैसे विवेकानंद टाइप के चलते हैं। इसमें ये भी एक फीचर है कि यहाँ पे पहले रिलीजियस रिफॉर्म हो, चाहे पहले पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, इस पर काफ़ी विवाद है। तो इस इशू को भी, दूसरा जो रिलीजन और समाज के बीच में क्या तारतम्य होना चाहिए, उसको भी लेकर के काफ़ी इसमें विवाद है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। आप, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ उसको केवल बस आप रिमाइंड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप ठीक से जो है वीडियो और गाइड से पढ़ लीजिए। जो कॉलोनाइजेशन जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो बिल्कुल है ही, क्योंकि हमारी जो हमारी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो पूरा उदय हुआ या इवोल्यूशन हुआ, उसके जो कॉन्टेक्स्ट हैं, तो 2 कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों मैंने बताया। एक कि ये जो है कॉलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, इसलिए हम उसके जैसे कि जो और दूसरा मॉडर्निटी है, ऑफ कोर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, इनलाइटनमेंट। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये उदय होता है, और उससे कैसा नाता हमारा रहा है, मॉडर्निटी से कैसा नाता रहा है, और कॉलोनाइजेशन को हमने किस पर्सपेक्टिव से देखा है, इन दोनों के तौर पे जो हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट अलग हो जाता है।
और इसकी जो डिफरेंट थीम्स जो बनती है, जो लिबरल थीम है या आइडियलिस्ट थीम है, सोशलिस्ट है, वो इन्हीं दोनों कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा जो है वो प्रभावित होता है। तो इस पे अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कम करने के लिए, लेकिन आप इसको वीडियो में देख सकते हैं और गाइड में भी। यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये हिंट दे रहा हूँ, पिछली बार भी दिया था कि तीन ही चीज़ में इंपॉर्टेंट है। थीम, जैसे मैंने बताया ना, लिबरल थीम, आइडियलिस्ट थीम, सोशलिस्ट थीम, सिंथेटिक थीम एंड लाइक दैट, और फीचर्स जो यहाँ पूछा भी गया है, एंड कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पूछा गया है। इस तीन को जो है हर जगह मैंने एनालाइज किया है। राजा राम मोहन राय तो राइट्स के चैंपियन थे और उनके उसी थीम को पढ़ना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, डू यू एग्री दैट राजा राम मोहन रॉय इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये मैंने फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सब जो है काफ़ी उनके साथ में एसोसिएटेड है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने बहुत आगे का सोचा कि कैसे जो है रिलीजियस रिफॉर्म या सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, कैसे औरतों को राइट मिलना चाहिए, कैसे सिविल लिबर्टीज मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, और एक लिबरल व्यवस्था जो 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 अभी है हमारे कंट्री में वो आनी चाहिए। और वो कहीं से भी आए, उसकी बयार चाहे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही लेके क्यों ना आए, हमको उसको नकार नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं नकार देना चाहिए कि कोई दूसरा लेकर के आया है, क्योंकि ह्यूमनिज्म ये का तकाजा है कि हम लोग सब भाई भाई हैं। तो यदि कोई भाई आकर के हमको बता रहा है तो हम अपने अंदर झांके ना कि क्या हम में कमी है। बेसिकली यदि हमको खुद लगता है तो इसके चलते हम अपनी कमी को ना छुपा लें कि कोई दूसरा कह रहा है, दूसरा भाई कह रहा है। इस बेसिस पे डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे ऐसे थॉट दिए जो कि पहली बार इंडिया में आए, और वो मॉडर्न इंडिया के फादर कह सकते हैं। इसमें बहुत क्रिटिक भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसको सपोर्ट ही करना चाहिए, थोड़ा क्रिटिकल रिव्यू करना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में किया भी है। 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं था इससे। 2022 में क्रिटिकली एग्जामिन राजा मोहन रॉयस व्यू ऑन सिविल एंड रिलीजियस राइट। तो सिविल लिबर्टीज को फ्रीडम ऑफ प्रेस बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन सब के बिल्कुल चैंपियन थे। रिलीजियस राइट भी कि हर आदमी को अपने तरीके से जो है रिलीजन को फॉलो करने का, कॉन्सेंस को फॉलो करने का जो है अधिकार होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने कहा है। 2019 का मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे नहीं लिया है। डू एग्री दैट राजा राम मोहन रॉय वॉज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, चल फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहें या फादर ऑफ बंगाल्स रेनेसा कहें या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहें, जो भी कहें वो एक ही बात है। तो इसलिए दोनों रिलेटेड है। यहाँ पे थीम जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि चैंपियन ऑफ राइट्स एंड फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इसी दोनों पे घूमता है। देखिए, पंडिता रमाबाई का आपको जेंडर एस्पेक्ट पढ़नी है और वही पूछा जाता है। क्रिटिकली एनालाइज पंडिता, 2022 से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्रिटिकली एनालाइज पंडिता रमाबाईज कंट्रीब्यूशन टू जेंडर इशू इन 19th सेंचुरी। और यहाँ देखिए ये पूरा रिपीटेड है 2019 का, इसको सीधा रिपीट कर दिया गया। ऐसा रिपीट ये करते हैं, इसलिए पास्ट पेपर देखना इंपॉर्टेंट है। और ये है क्या, जेंडर इशू को उन्होंने उठाया। उस समय का जो जेंडर था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, मैरिज कैसे अर्ली एज में कर दी जाती है, कैसे औरतों को मैरिज में कोई राइट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी राइट नहीं होते, इनहेरिटेंस राइट नहीं होते हैं, उनको दोयम दर्जे का जो है वो मतलब एक तरह से रैंक दिया जाता है, सर्वेंट जैसा जो है, बच्चे जैसा जो है घर में ट्रीट किया जाता है, उनको किसी तरह की ऑटोनॉमी डिसीजन मेकिंग की नहीं होती है, और यदि वो विधवा हो जाए तो फिर उनकी जो दुर्दशा होती है। तो इन सब को उन्होंने जिस तरीके से उठाया, और जैसे उन्होंने इंटरसेक्शनलिटी, मतलब कि इंटरसेक्शनलिटी मतलब दूसरे जो आइडेंटिटी है उससे वो कैसे क्रॉस करता है, जैसे कि रिलीजियन कैसे जो है वो जेंडर के जो रोल हैं, स्टीरियोटाइप, उसको कैसे सस्टेन करता है, हिंदू रिलीजियन शास्त्र कैसे उसको एक तरीके से मान्यता देते हैं, कैसे उसको इस रिजिड बनाए रखते हैं, तोड़ने नहीं देते हैं, और कैसे कास्ट और जेंडर जो जब इंटरसेक्शनलिटी हो जाती है, मतलब कोई लोअर कास्ट वुमेन का तो और बुरा हाल होता है, और कई मायने में जो जो हायर कास्ट जैसे ब्राह्मण कास्ट की जो विधवा होती है उसको ज्यादा परेशानी होती है इवन लोअर कास्ट की विधवा से। तो कास्ट जो एक अदर जो आइडेंटिटी है वो कैसे जेंडर आइडेंटिटी के साथ मिल करके, जेंडर रोल के साथ मिल करके और औरतों के लाइफ को दूभर बनाता है, इस पर भी उन्होंने जो है काफी थॉट दिए। इन सब को जो है मेरे वीडियो और गाइड से देखिए। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ तो जस्ट रिमाइंडर के लिए बोल रहा हूँ। क्रिटिकली एनालाइज, ये तो मैंने बता दिया, रिपीटेड है। एग्जामिन पंडिता रमाबाईज क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड जेंडर। अभी तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है कास्ट और जेंडर, और दोनों ये कहते हैं कि ये दोनों को जो सींचता है या दोनों को जो सस्टेनेंस मिलता है वो हिंदू रिलीजन और शास्त्रा से मिलता है। इस चलते वो उन्होंने दुखी होकर के हिंदू रिलीजन छोड़ दिया, और इसी तरीके से दुखी होकर अंबेडकर ने भी जो हिंदू रिलीजन छोड़ा, क्योंकि उनका कहना था कि कास्ट तब तक एनहाइलेट नहीं हो सकती, मतलब खत्म नहीं हो सकती, जब तक कि हम हिंदू रिलीजन
इसको और शास्त्र जब तक सपोर्ट करते हैं। और चूंकि आप रिलीजन से नहीं लड़ सकते तो चलो इसको छोड़ ही देते हैं, तभी आप कास्ट से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि रिलीजन और सोशल सिस्टम जो है दोनों जुड़े हुए हैं, अंबेडकर के अनुसार भी और रमाबाई के अनुसार भी। फोकस थीम तो वही है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। विवेकानंद जो है उसमें आइडियल सोसाइटी आपको पढ़ना है, और हर बार यदि आप देखेंगे तो आइडियल सोसाइटी ही पूछा जाता है, जैसे क्रिटिकली इवेल्युएट विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी। 2021 में डिस्कस स्वामी विवेकानंद थॉट ऑन सोशल रिफॉर्म, 2020 में विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ आइडियल सोसाइटी। तो इन सब में यदि आप देखोगे तो आइडियल सोसाइटी क्यों? क्योंकि उनका जो सारा थॉट यही है कि एक सोसाइटी कैसे जो है आदर्श बन सकता है। और मैंने तो बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन कुछ चीजें कि देखिए सोसाइटी और इंडिविजुअल का जो नाता है वो आइडियल क्या है जो एरिस्टोटल ने दिया था, वही विवेकानंद भी कहते हैं कि ठीक है समाज जो है एक ऑर्गेनिज्म की तरह है और जो इंडिविजुअल है उसके लिम्स के जैसे एक्चुअल, लेकिन इंडिविजुअल को जो है पूरी हक होना चाहिए अपने तरीके से जीवन जीने का, उसके अधिकार को समाज के वेदी पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जो जॉन रॉल कहते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल हक है, राइट है, और समाज का जो गुड है, उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, तारतम्य होना चाहिए। इसके अलावा आइडियल समाज वो है जहां पे कि जो गरीब दबे कुचले गरीब गुरुआ लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको कैसे उत्थान किया जाता है, जहां पे कि ये मार्क्स टाइप का आइडिया बोलते हैं, जहां हर कोई जो है भाई बहन की तरह इक्वल एक दूसरे से रिलेट करता है, कोई हिरार्की नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, उस तरह की सबको जो है बराबर हक मिलता है। तो ऐसे कई तमाम ये जो है आइडियल सोसाइटी के बारे में ये बयान करते हैं, उसको पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म पे उनके थॉट ये थे कि सोशल रिफॉर्म को रिलीजियस रिफॉर्म से अलग करना चाहिए। उनका कहना था कि रिलीजियन जो है वो उसकी स्पिरिचुअलिटी को आप लो, उसके डॉगमा को मत लो, लेकिन समाज में जो कुरीतियां हैं जैसे कास्ट सिस्टम है उसको रमाबाई या अंबेडकर की तरह मत सोचो कि वो रिलीजन से आता है। रिलीजन उससे बहुत ऊपर है। समाज ने झूठ मूठ का अपने कुरीतियों के लिए रिलीजन का यूज किया है, इसको समझने की जरूरत है और उसको दरकिरार करना चाहिए और सोशल रिफॉर्म करना चाहिए। मतलब कि कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजियन इस तरीके समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमनिज्म मतलब कि ये ना पक्के ह्यूमनिस्ट थे, मतलब हर ह्यूमन बराबर है, ये ह्यूमन को गॉड का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं और कहते हैं कि यदि आप ह्यूमन की सेवा करते हो, यदि किसी गरीब की सेवा करते हो, किसी कोई रोड पे अपाहिज है, कोई गिरा पड़ा है, उसकी सेवा करते हो, तो आप भगवान गॉड की सेवा कर रहे हो, आपको सबसे बड़ा जो पुण्य मिलता है वो उससे मिलता है। तो उस तरह की बातें करते हैं, इसलिए सोशल रिफॉर्म में ये किसी चीज को आड़े नहीं आने देते हैं। कोई रिलीजियस डॉगमा, कोई रिलीजियस शास्त्र कुछ भी नहीं आता है, सब बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए, लेकिन रिलीजन को मत घसीटो ये कहते हुए कि तुम्हारा रिलीजन ही बुरा है इसलिए आपका समाज बुरा है। समाज बुरा इसलिए है कि रिलीजन को आपने गलत ढंग से जो है समाज में इंटर किया है, उसको यूज किया है। यही बात कमोबेश जो है गांधी जी भी कहते हैं, जब वो कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना है चाहिए, क्योंकि रिलीजन बहुत ही सुचिता, बहुत ही अच्छी बात है, रिलीजन में इथिकल है, मोरलिटी है, एक तरह का जिसको ट्रांसडेंटल है, मतलब परे लोक की बातें हैं, और उस तरह की यदि पॉलिटिक्स में आती तो पॉलिटिक्स बहुत भला हो जाएगा। लेकिन ये मत समझो कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाने का मतलब है कि हम कौम की बात करें, कम्युनलिज्म करें और दंगा फसाद करें। तो गांधी का भी थॉट उसी तरह का ऐसा कि विवेकानंद का है। गांधी जी के स्वराज पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे जैसे इस बार जो इन्होंने ए जे परेल लिख करके सब स्टूडेंट को बम कर दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब कोई मीनिंग नहीं है। इन्होंने ये वाली लिखा था, बुक को एडिट किया था, एडिटर्स इंट्रोडक्शन इन गांधी जी इन स्वराज राइटिंग, और ये एग्जैक्टली वही है जो कि ये आपके रीडिंग में है, तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए था, और उस बेसिस पे आप देखें तो वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी वही परेल के भी आइडिया है। तो इसको यदि आप काट भी दे तो इवेल्युएट गांधीज नोशन ऑफ स्वराज बेसिकली ये क्वेश्चन है, और यही तो मेरा पूरा वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उसको देख लीजिए। उनकी स्वराज का नोशन इतना अलग था, एक इंडिविजुअल के लिए स्वराज का क्या मायने है, मोरल रिजनरेशन, इंडिविजुअल अपने को बिल्कुल समझिए कि भगवान के जैसा बना लेता है, मोरल रिजनरेट कर लेता है, और एक समाज के लिए क्या मायने है कि समाज सेल्फ रिलायंट हो जाता है, वो एक वायलेंस पे आधारित समाज नहीं होता है, हिरार्किकल नहीं होता है, एक दूसरे को दबाने वाला नहीं होता है, सेल्फ रिलायंट, पीसफुल और ओसनिक सर्कल टाइप का, मतलब कि एक बीच में इंडिविजुअल है, फिर उसका गांव है, उसके बाद तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है, लेकिन कोई किसी को
हिरार्किकली ऊपर नीचे नहीं है, सब एक तरह से बराबर हैं, ओसनिक जो वेव होता है सर्कल के जैसे हैं। इसको आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका जो स्वराज का जो नोशन है वो काफ़ी होगा जो मेरे वीडियो में है, और ये बहुत ही डिफरेंट है सावरकर के स्वराज से या तिलक के स्वराज से या किसी उस समय के जो थिंकर थे उनके स्वराज से। इनकी आइडिया काफ़ी अलग है। एक नोट भी आया था कि गांधी क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो ये भी परेल ने भी इस पे काफी प्रकाश डाला है और कई लोगों ने, और मैंने भी इस पे डिस्कशन किया है कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, जैसे फास्ट ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, मटेरियल कंफर्ट एंड अदर जो जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, गुड लाइफ, उसको ये नकारते थे। अब इसमें बहस हो सकती है कि ये सही है गलत है, लेकिन उसको वो हमेशा नकारते रहते अपने लॉजिक के साथ। वो भी लॉजिक भी मैंने दिया हुआ, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन को कहते थे कि एक तरह का वो आपको वो लाचार बनाता है, क्योंकि यदि आप इंडियन वे में जीवन जीते हैं, नेचर के साथ जीते हैं, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरह की बात। जैसे फास्टर ट्रांसपोर्ट के लिए वो कहते थे कि फास्टर ट्रांसपोर्ट हमको सेल्फ रिलायंट नहीं रहने देता है, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा एक्सेस हो जाता है हर पार्ट से कि हम अपने को ही खो देते हैं। 2021 में एग्जामिन गांधी स्वराज सेम है एज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। 2020 में एनालाइज वेरियस डायमेंशन ऑफ स्वराज, सेम क्वेश्चन है। हाउ इज कॉन्सेप्ट रिलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम? कंटेम्प्रेरी टाइम में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो स्वराज अपनाया वो एक तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम था, मतलब हम किसी दूसरे कंट्री के दास्ता से मुक्त हो जाएं तो हमको स्वराज मिल गया। एक बहुत ही सिंपल लिमिटेड अवधारणा थी हमारे इंडिपेंडेंस की, लेकिन खुद को कैसे हम जो है फ्री कर दें, खुद पे कैसे हम जय प्राप्त कर लें, खुद को कैसे एक हम सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाएं, जो विवेकानंद भी कहते हैं कि कंटिन्यूअस जो है हम मोरली अपने को परफेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे करें, जहां हम जाति धर्म अपने जितने भी और नैरो हमारे जो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी है, प्राइमोर्डियल मतलब जो जन्म से, उससे ऊपर उठ करके मानव को मानव के रूप में कैसे देखना शुरू करें, कैसे हम जो है वो गुण अपने में लाए जो कि समाज को एक आइडियल समाज बना सकता है। ये स्वराज है, और वो आइडियल समाज यदि बन पाता है जो अपने में सेल्फ रिलायंट है, वो दूसरे सरकार के तरफ, माई बाप की तरफ नहीं ताकता है, और शांति से जो है बिना किसी हिरार्की, बिना किसी पुलिस आर्मी डंडे के बेसिस पे चल सकता है, तो वो समाज जो है आइडियल समाज है, जो विवेकानंद भी कहते हैं, गांधी भी कहते हैं। तो वो समाज का स्वराज है। तो कैसे समाज अपने स्वराज को पाए और कैसे इंडिविजुअल पाए, ये केवल इससे नहीं हो जाएगा कि अंग्रेज चले गए तो हम जो है स्वराज मिल गया, गांधी जी। लेकिन अभी तो वही बात है, इन सब चीजों में क्या हम स्वराज हम पाए हैं? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और नहीं पाए हैं, हमें बहुत आगे जाना है, एक इंडिविजुअल को भी और कम्युनिटी को भी। अंबेडकर का यदि देखें तो 2022 में क्वेश्चन है, एग्जामिन अंबेडकर्स व्यू ऑन कास्ट एंड जस्टिस। यहां देखिए सोशल जस्टिस इनका थीम है, तो कास्ट एंड जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? जहां पे कि जस्टिस को हम इक्वलिटी से जोड़ते हैं, मतलब यदि समाज में सब बराबर हैं तो जस्टिस है, और यदि कोई हिस्टोरिकली दबे कुचले मार्जिनलाइज रह गए हैं तो उनको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देके, कोटा देके, रिजर्वेशन देके, एडिशनल बेनिफिट देके हम उनको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से जो एरिस्टोटल कहते थे प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, मतलब अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, तो वही सोशल जस्टिस है। उसके चैंपियन जो है अंबेडकर थे। कास्ट पे उनका व्यू हम लोग को सबको पता है कि वो कास्ट को एक परनीसियस डिजीज मानते थे, एक बीमारी मानते थे, और उनका कहना था ये आपके जीवन को हर तरीके से जो है वो प्रभावित करता है बुरे ढंग से, और इसको सस्टिनेंस जो सिंचाई मिलती है वो हिंदू रिलीजन और शास्त्र से मिलती है, इसलिए इसको एनहालाइट करना, मतलब इसको कत्ल करना या इसको खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कास्ट को आप नहीं मिटा सकते। इसी बेसिस पे वो गांधी जी से भी अलग हो गए थे, क्योंकि गांधी जी विवेकानंद की तरह जो है वो कास्ट जो सिस्टम है उसको मानते तो थे कि इसका पराभव हुआ है, बुराई है, लेकिन उसको ऑल टुगेदर खत्म करने की बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो सही है, वो प्लाटो के तौर पे जाते थे कि फंक्शनल डिवीजन है, लेकिन उसमें जो कुरीतियां आ गई है कि कास्ट ऊपर नीचे होना, या कास्ट में मोबिलिटी नहीं होना, या दलित कास्ट को छुआछूत के तौर पे उसको अलग कर देना, ये सब से हमें लड़ना है, ना कि कास्ट सिस्टम इटसेल्फ से लड़ना है। यहाँ पे ये गांधी जी से भी अलग हो जाते हैं।
तो यहाँ पे फिर थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस है, जो मैंने बहुत डिटेल में अपने वीडियो में बताया, उसको देख लीजिएगा। फिर अगेन सोशल जस्टिस है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे हर थीम, मतलब 2021 में भी डिस्कस बी आर अम्बेडकर आइडिया एज ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया, 2020 में एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू बी आर अम्बेडकर। तो आप देख सकते हैं कि हर साल एक ही चीज पूछा जा रहा है, जो यहाँ पे है लिखा हुआ उसी थीम को। तो जो इसकी पूंछ जुड़ी हुई है ना, मैं पूंछ वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब कि जो थीम आपको कहा जा रहा है उस थिंकर के बारे में, उसको बार बार गौर से दिमाग में लाइए एग्जामिनेशन टाइम में, उसी से क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए टैगोर का क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म है, तो उसी से घूमता रहेगा। 2022 में इन्होंने कुछ नहीं पूछा, इस बार होता है नोट पूछ दे। 2021 में कंपेयर रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मोहम्मद इकबाल्स व्यू ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म। ये मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बोला है। यहाँ केवल एक लाइन कहूँगा कि इकबाल का जो व्यू था ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म, दोनों वेस्टर्न नेशनलिज्म को नकारते हैं। ध्यान दीजिए, इकबाल नकार के कहते हैं कि वेस्टर्न नेशनलिज्म जो है बहुत टेरिटोरियल है, बहुत पॉलिटिकल है, बहुत वायलेंस आधारित है। हमारा जो नेशनलिज्म होगा वो मिल्लत होगा, एक कौम होगा, कम्युनिटी होगी, जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म होगा। मतलब कि सभी जो इसमें ब्रदर सिस्टर के तौर पे इसलिए जुड़े हैं कि ट्रांसडेंटल जो वो कनेक्ट करते हैं परे वर्ल्ड से, वो एक तरीके से एक थॉट से करते हैं, मतलब स्पिरिचुअली वो एक है। यानी यदि सिंपल लैंग्वेज में कहे तो सारा मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो एक नेशन है, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो। इस टाइप की बात उन्होंने की थी। टैगोर जो है वो वेस्टर्न नेशनलिज्म को ही नहीं काटते हैं, वो पूरे ही नेशनलिज्म को ही काटते हैं और उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं देते हैं। उनके अनुसार से नेशनलिज्म इटसेल्फ जो है बुरा है, क्योंकि वो दो काम करता है। जो इंटरनल एक कंट्री के अंदर नेशनलिज्म जो है वो लोगों को फ्री थिंकिंग को कर्टेल करता है, लोगों को एक तरीके से होमोजेनाइज करता है, उसको डाइवर्सिटी को किल करता है, एक बनाने की कोशिश करता है, मतलब बुलडोज करता है डाइवर्सिटी को, भिन्नता को और फ्री थिंकिंग को। और देश के बाहर नेशनलिज्म जो है वो लड़ाई करवाता है। वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर नेशनलिज्म के नाम पे हुए हैं। अभी यूक्रेन रसिया की वॉर जो है, चाइना ताइवान का जो टेंशन है, वो सब नेशनलिज्म को लेकर के हैं। तो इस चलते वो नेशनलिज्म को नकार देते हैं। उनका कहना है कि नेशनलिज्म के बजाय विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ग्लोबल जस्टिस, इसकी हमें बात करनी चाहिए। ये उनका मानना है कि हमने एक जमीन का टुकड़ा घेर लिया और चिल्लाया कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये सही नहीं है उनके अनुसार से। तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके से जो है वेस्टर्न नेशनलिज्म को काटते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2020 में क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, ये तो मैंने पूरा वीडियो ही से बनाया और अभी भी कुछ कुछ मैंने कहा है। यहाँ पे है कंपेयर टैगोर, ये इसलिए मैंने लिया कि टैगोर और सावरकर का व्यू जो है नेशन नेशनलिज्म में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन देखिए, टैगोर तो बिल्कुल काट देते हैं नेशनलिज्म, जो मैंने बताया। सावरकर जो है वो वेस्टर्न नेशनलिज्म को एक तरीके से उस टेम्पलेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जैसे यूरोप में इंग्लैंड एक नेशन बन गया, स्पेन बन गया, फ्रांस बन गया, वैसे भारत भी एक नेशन है। और उसी तरीके से कहते हैं कि हम एक नेशन इसलिए हैं कि हमारा एक फिक्स टेरिटरी है, हमारा एक फिक्स कल्चर है, हिंदू कल्चर, और हमारा एक फिक्स्ड रेस है, हिंदू रेस। लेकिन यहाँ समस्या क्या हो जाती है कि ऐसा है क्या? हमारे मेकअप में तो मुस्लिम भी घुसे हुए हैं, इतने सारे मुस्लिम हैं क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए जब यहाँ राज थी। वो सब पहले भले हिंदू होंगे लेकिन वो मुस्लिम हो गए। ईसाई भी यहाँ सीजेबल क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी यहाँ रूल की है, और उसके पहले भी जो है रोमन काल से यहाँ क्रिश्चियन आते रहे। सिख की एक बहुत बड़ी कौम है जो हिंदू थे पहले, मतलब उनके गुरु, लेकिन वो अलग कौम अपने को मानते हैं। फिर यहाँ पे कितने ही सेक्ट हैं, सिद्धा, योगा, इवन लिंगायत अपने को हिंदू नहीं मानते, और ऐसे कई सेक्ट हैं जो अपने को, बौद्ध, जैन और कितने ही। तो जब इस टाइप की नेशनलिज्म की बात आती है तो फिर वही हो जाता है जो अभी भी कंट्री में हो रही है कि सावरकर के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर जो है वो विवाद हो जाता है, दो खेमा बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सावरकर का जो व्यू है नेशनलिज्म पे वो बहुत अलग है जो टैगोर का। टैगोर तो एक सिरे से नकारते हैं, और इकबाल के व्यू से भी बहुत अलग है सावरकर का। वहां पे स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, यहाँ कल्चरल नेशनलिज्म है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उनका जो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट है वो कल्चरल है, ना कि रिलीजियस। इकबाल की तो अभी इतनी सारी मैंने बात कह दी। उनका जो कौम था, कम्युनिटी था, उसको मिल्लत कहते हैं, वो इटसेल्फ जो है वो नेशन भी था। तो मिल्लत जो है वो एक कम्युनिटी भी है, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी भी है, वो एक कल्चरल स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी है, एक नेशन भी है। तो इस तरीके की, और उनके बारे में और जो है उनके मिल्लत के बारे में मैंने जो वीडियो में बताया है, गाइड में पढ़ लीजिए। सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है। इस बार भी इसी तरह का नोट ही आ सकता है, कुछ और नहीं।
सावरकर अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफी इस पर बहस होती है, इनके फॉर और अगेंस्ट, जैसा मैंने कहा। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो सावरकर के जो कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व पे, उस पर नोट पूछा गया है 2022 में। तो आपको पता है कि उन्होंने कौन हिंदू है उसको उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू 3 तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं: जिनके माता पिता कभी हिंदू रहे हो, जो ऐसे रिलीजियन को फॉलो करते हैं जो इंडिया में पैदा हुई है, जैसे कि सिख इंडिया में पैदा हुई है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तो उनको मानने वाले, और जो इस भूमि को पुण्य भूमि या पितृभूमि मानते हैं। तो इस बेसिस पे केवल यदि आप देखें कि कौन हिंदू नहीं है, तो मुस्लिम हिंदू नहीं है, क्योंकि वो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इंडिया के बाहर जो है पैदा हुई है। क्रिश्चियन नहीं है, ज्यूज नहीं है, या अदर धर्म जो इंडिया के बाहर है उनके मानने वाले नहीं है, बाकी सब हिंदू हैं। और हिंदू राष्ट्र क्यों है, ये मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियलिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे और रेस के बेसिस पे उन्होंने एक राष्ट्र की बात की कि हिंदू राष्ट्र। लेकिन उससे जो समस्या हुई मैंने आपको बताया। 2021 में है एनालाइज सावरकर्स डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व। अभी मैं वही बता रहा था कौन हिंदू है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। वही जो 3 जो मैंने आपको बताया, टेरिटोरियलिटी, कल्चर एंड रेस, जो के बेसिस पे जो हिंदू राष्ट्र उन्होंने डिफाइन किया है, और इनकी जो क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है कि इसके क्या परिणाम भी हो सकते हैं या क्यों डिबेट इस पे हो जाता है। सावरकर का जो हिंदुत्व है उस पर अगेन नोट है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र के और हिंदू होने के, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू होने का भाव, इस पे ही क्वेश्चन आपको फिर से आ सकता है। नेहरू के सेकुलरिज्म आपको दिया हुआ है, लेकिन जो सोशलिज्म है उससे भी क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2022 में, कंपेयर एंड एनालाइज व्यूज ऑफ गांधी एंड नेहरू ऑन सेकुलरिज्म। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी जो है वो रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन आपको सुन के लगता होगा गांधी जी तो बड़े कम्युनल हैं, और समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी जान दे दी कम्युनल हार्मनी के लिए, क्योंकि उनका रिलीजियन जो है वो सुचिता है, वो मोरालिटी है, इथिक्स है, स्पिरिचुअलिटी है, एक निष्काम कर्म है, एक डिटैच्ड अटैचमेंट है, उस टाइप का जो विवेकानंद भी कहते हैं। मतलब रिलीजन जो है वो सेवा है। रिलीजन आपको जो है स्ट्रांग मोरली जो है रीजनरेट कराता है, मोरली आपको एक स्ट्रांग पर्सन बनाता है। वो रिलीजन को वो लाते हैं, और वहां पे वो ये कहते हैं कि कोई भी रिलीजन से लाओ, आप एक ही बात लाओगे। यदि रिलीजन को आप फिल्टर करोगे, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हिंदू हो, आपका फिल्टर करके वही चीज आएगा कि आप जो है अच्छे बनोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, कोई पाप जो 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 माना जाता है मोरालिटी में वो नहीं करोगे, किसी को बैक स्टैबिंग नहीं करोगे। किसी भी रिलीजन से आप लोगे फिल्टर करके तो यही लाओगे। तो पॉलिटिक्स जो है यदि रिलीजन से गाइडेड होगा तो ऐसा अच्छा बन जाएगा, गांधी का व्यू। लेकिन आप किसी कौम के लिए जो है पॉलिटिक्स नहीं करते हो, आप कम्युनलिज्म नहीं करते हो, ये बहुत अलग है, इस पर सोचिएगा। नेहरू का सेकुलरिज्म जो बहुत वेस्टर्न है, वो कहते हैं भाई इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, हम रिलीजन को इसको अलग करना चाहते हैं, जो कि मैकियावेली ने कहा, जो हॉब्स ने कहा, जो जो जितने भी मॉडर्न थिंकर ने कहा सेकुलरिज्म, कि स्टेट जो है वो किसी भी कॉम को ना तो सपोर्ट करेगा, ना अपना कॉम डिक्लेयर करेगा कि मैं इस कॉम का हूं। मतलब इंडियन स्टेट ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू कॉम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि मेजोरिटी हिंदू है, ना ही वो ये कहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, और किसी भी कॉम के जो है पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन हाँ, यदि कोई कॉम ऐसा करेगा या कोई रिलीजन ऐसा करेगा कि उसके इंडिविजुअल जो राइट्स हैं वो बुरी तरीके से हनन हो रहा है, तो हम इंटरवीन भी करेंगे। मतलब हम इसलिए नहीं, मान लो कोई कौम कहता है कि टेंपल में हम एंट्री नहीं देंगे दलित को, मतलब हिंदू कहता है, तो हम उसको इंटरवीन करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहेंगे कि टेंपल में एंट्री देनी पड़ेगी, छुआछूत जो है आपको नहीं करना होगा। तो इस तरह की बातें जो है, मतलब वो बहुत मॉडर्न सेकुलरिज्म है। एक बात और ध्यान दीजिए कि नेहरू की सेकुलरिज्म इतनी कंटेंसस हो गई कि उसको जो है कई लोग, खास करके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो कहना है उनका कि वो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म ना रह करके वो माइनॉरिटी को कैसे खुश करें वोट के लिए ये हो गया, और मेजोरिटी को कैसे ये फील कराएं कि आप मेजोरिटी होते हुए भी आपकी तरजीह नहीं दी जा रही है। इसके चलते जो है उनकी सेकुलरिज्म काफी जो है वो कंट्रोवर्शियल हुई, और इस पर जो है विवाद भी हुआ। और अभी जो डिस्पेंसेशन है, आप जानते हैं कि जो अभी सरकार है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पॉजिटिव मानती है, और जो सरकार को वोट देते हैं डेफिनेटली वो उनको पॉजिटिव मानेंगे, तो उनकी भी भावनाएं जो है नेहरू के सेकुलरिज्म से अलग हैं। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए।
2021 में कमेंट ऑन नेहरूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है कि रिलीजन सेकुलरिज्म का मॉडर्न कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। नोट है नेहरूज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। वो तो तीसरा रास्ता अपनाते ही थे, मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब वो फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित थे। फेबियनिज्म जो कि एक बीच का रास्ता अपनाता है, सोशलिज्म अपनाता है, लेकिन स्लो वे में, कोई बहुत रेडिकल चेंज, आमूल चूल परिवर्तन नहीं करना चाहता है। वही उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे दिया भी, उसकी भी बहुत क्रिटिकल जो है एनालिसिस की जा सकती है, जो मैंने अपने वीडियो में किया है, पूरे एक वीडियो में। लोहिया से बहुत मुश्किल है, आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, मतलब क्योंकि इनके लिए जगह बसता नहीं है। तो एक नोट इन्होंने पूछा है, लोहियाज कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट। 4 पिलर क्या है, मतलब कि एक सेंटर है, फिर उसका प्रोविंस है, स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, और फिर विलेज है। तो ये इसके 4 खंबे हैं। चारों जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को डिनोट करते हैं। सब अपने अपने तौर पे जो है ऑटोनोमस हैं और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, लाइक दैट। इस टाइप के 4 पिलर स्टेट की बात करते हैं। लोहिया का सोशलिज्म भी जो है वो नेहरू की तरह ही थर्ड वे सोशलिज्म था, लेकिन वो नेहरू से बहुत ज़्यादा जो है इक्वलिटी पे बेस था। जो डाउन ट्रोडन हैं, दबे कुचले लोग हैं, खास करके निचली जाति के, निचली क्लास के, उसको ऊपर लाने का था। उस तरह की सोशलिज्म थी, और काफ़ी रिवोल्यूशनरी भी था एक तरीके से। और कास्ट क्वेश्चन जो है उस पर भी काफ़ी उनके व्यू हैं। वो वीडियो में आप देख लीजिए, इस पर मैंने पूरा काफ़ी डिटेल में, इनफैक्ट उनका जो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री है और ये सब बहुत ही अच्छे उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन वो सब जो है पूछा नहीं जाता है क्योंकि जगह नहीं बचता है। नहीं तो मुझे लगता है कि व्हील्स ऑफ हिस्ट्री एंड जो उनका 7 सप्त क्रांति, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। थर्ड वे सोशलिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा कास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे वो पिछड़े दबे कुचले जो कास्ट हैं उसके चैंपियन बन गए, क्योंकि उन्होंने उस टाइप की बात की कि मतलब जो सत्ता में जो भागीदारी है वो कास्ट के नंबर के हिसाब से मिलनी चाहिए। इस टाइप की 60-40 इस टाइप का नारा उन्होंने दिया, तो वो काफी चैंपियन बन गए। मतलब उनका कहना था जो जितने नंबर्स में है उसको, जैसे अभी कास्ट सेंसस जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लोहिया के विचार जो है सामने आते हैं। और उनका जो जितना सारा स्लोगन भी है वो मतलब इंडियन पॉलिटिक्स को यदि कोई किसी ने रियल मायने में रिवोल्यूशनाइज किया एक तरह 60 के जमाने में, तो वो लोहिया थे। जैसे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, इस टाइप की जो बातें वो करते थे, दाम तोड़ो और जाति तोड़ो एंड लाइक दैट। सो मतलब इनको जो स्पेस मिलना चाहिए मेरे अनुसार से वो क्वेश्चन में नहीं मिल पाता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्प करेगा अगले 72 घंटों में या 48 घंटों में IPT 2 के पेपर को देने में। और मुझे बहुत खुशी होगी यदि MPP की तरह ही यदि ये भी पेपर एकदम बुल्स आई हिट करे, जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके के आए, मेरे गाइड से आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अभी तक आप लोगों ने गाइड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन इवन एक दिन में भी आप काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने की। तब तक के लिए मिलेंगे फिर। आपकी तो पेपर जो है खत्म हो जाएगी, DSC देखते हैं, मुझे कोई एनर्जी बची तो मैं करूंगा, नहीं तो आप तो 6ठे सेमेस्टर के हैं और आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें भी आपने ज्वाइन किया होगा या करने वाले हैं, नहीं तो कर लीजिए, मेल भेजिए, और इस तरीके से हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए